हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं एक और बेहतरीन सेशन के अंदर। इस एमसीक्यूज की 25 एमसीक्यू की सीरीज जो एक्सपेक्टेड हमारे इसी वर्ष के जितने एग्जाम्स होने उन सभी के लिए आपके लिए यूजफुल रहने वाले हैं। तो आइए बच्चे, आज हम जो एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। बच्चे कंसेप्ट आप सारे के सारे बच्चे पढ़ चुके हो, जहां से भी आपने पढ़े हैं बच्चे। अब समय आ गया कि आपको ये देखने का कि आपने जो कंसेप्ट पढ़े हैं वो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल है भी, या फिर आसान आसान चीजों को करके बच्चे आप लोग आ गए हो। तो चलिए समझाते हैं बच्चे आपको, एमसीक्यूज की बात करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, विद्युत एवं चुंबकत्व जिसको बच्चे आप बोलेंगे। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है सर। 2 एम्पियर की धारा एक युक्ति द्वारा 5 मिनट के लिए ली जाती है तो परिपथ में बहने वाली विद्युत आवेश की मात्रा है। ए करंट ऑफ 2 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ डिवाइस फॉर 5 मिनट, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग इन द सर्किट इज। बच्चे पूछा क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज पूछा गया है सर, यानी चार्ज को क्यों से शो करते हैं। और आई की वैल्यू आपको दी गई है 2 एम्पियर दिया गया बच्चे, और टाइम आपको दिया गया 5 मिनट, यानी जिसको आप 300 सेकंड बोल सकते हो बच्चे। सेकंड में आपने कन्वर्ट करना है सर। अब निकाल लीजिए सर, आई का फॉर्मूला आप सबको पता, बहुत बेसिक सा, क्यू बाई टी है ना। आई की वैल्यू 2 है सर, क्यू की वैल्यू निकालनी है, टी यहाँ पर अपॉन में है, उधर जा करके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये लो सर, 600 गुलाम आपके पास में आ जाएगा। ये लीजिए, ए आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल बेसिक सा पहला ही फॉर्मूला लग रहा था बच्चे, देखने में ऐसा लग रहा था, पता नहीं क्या कर दिया कुछ बच्चे यहाँ पर 5 मिनट को है ना, यहाँ दिक्कत कर सकते हैं। सेकंड में चेंज करके आपने लेना बच्चे, डायरेक्टली नहीं लेना। अगले क्वेश्चन पे आइए। इफ अ 60 watt bulb is used for 5 hours daily, how many units of electricity will be consumed in 30 days बच्चे। यानी 60 वाट का एक बल्ब है जिसको 5 घंटे प्रतिदिन बच्चे हमने जलाया है 30 दिनों तक, तो कितनी यूनिट निकालेगा। यूनिट निकालने का तरीका बच्चे क्या होता है? यूनिट निकालने का होता है सर वाट इंटू आवर इंटू डे अपॉन में 1000। ये बच्चे फॉर्मूला होता है। अब देखिए सर, कितने वोट का बल्ब है? 60 वोट का है सर, 5 घंटे जलाया है 30 दिनों के लिए, अपॉन में 1000 कर सकते हैं बच्चे आप। ये जीरो से जीरो कट गई, जीरो से जीरो कट गई सर, 5 2 जा और 2 3 जा, तो 9 आ गया बच्चे आपके पास में। 9 यूनिट होंगे सर, दैट्स इट। तीसरे क्वेश्चन पे आ जाइए बच्चे, बिना समय व्यर्थ किए। कैपेसिटर किस में ऊर्जा रखता है? देखिए बच्चे, कैपेसिटर का मतलब क्या होता है? जो पंखे के अंदर आप लगाते हो ना, व्हाइट व्हाइट, जिसको आप सेल बोलते हो, कैपेसिटर कहा जाता है सर। कैपेसिटर क्या करता है? वो भी सर इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है बच्चे। आपसे पूछा किस फॉर्म में करता है, तो बच्चे आपने बोलना है सर विद्युत स्थैतिक क्षेत्र में या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में। कहने की बात यह है बच्चे कि कैपेसिटर जो चार्ज स्टोर करता है वो चार्ज को स्टोर करता है बच्चे, और चार्ज को स्टैटिक पोजीशन में स्टोर करता है। एक तो होता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट हमारे पास ऐसा होता है बच्चे जो चार्ज को लगातार फ्लोइंग पोजीशन में रखता है, तो फिर तो आप करंट बोलोगे बच्चे उसको। लेकिन कैपेसिटर क्या करता है सर, इसके अंदर 2 प्लेट होती हैं, दोनों ही प्लेट पे रेस्ट पोजीशन में आपके पास में चार्ज का स्टोरेज होता है बच्चे, चार्ज का संचय होता है। और जब भी चार्ज आपके रेस्ट पोजीशन में होते हैं तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक बोला जाता है बच्चे, स्थिर वैद्युत कहा जाता है। याद रखें आप इसको, सी आ जाएगा सर इसका आंसर। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं सर। फ्यूज का सिद्धांत क्या है बच्चे? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ फ्यूज? फ्यूज का तार हम लगाते हैं सर अपने सर्किट में। भाई इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन हमारे घर पे आ रहा है बच्चे, तो ये बाहर से जो बिजली वालों की तरफ से हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन आ रहा है, और हमारे घर का जो मीटर है, उस उन दोनों के बीच मतलब हमारे हमारे घर का जो मेन सर्किट है बच्चे, यानी जिस सर्किट से हमारे पूरे घर में बिजली जाएगी, या फिर हमारे बाहर से बिजली वालों की तरफ से जो कनेक्शन आ रहा है, उन दोनों के बीच में एक फ्यूज का तार जोड़ा जाता है बच्चे, ताकि शॉर्ट सर्किट वगैरह हो जाए तो वो बिजली का तार, जो फ्यूज का तार है, वो पिघल कर सर्किट को काट दे, तो हमारे अंदर के इंस्ट्रूमेंट सेफ हो जाए, बाहर की बिजली बाहर ही रह जाए। तो बच्चे वो फ्यूज का तार किस सिद्धांत पे काम करता है? मैंने क्या कहा कि अगर आवश्यकता से ज्यादा करंट आ जाएगी ना बच्चे, तो वो पिघल के उसके अंदर हीट बन जाएगी बच्चे, हीट बनने से पिघल जाएगा, पिघल के बच्चे क्या हो जाएगा, वो अपना अपना सर्किट को काट देगा। यानी करंट आते ही साथ हीट बनती है उसमें, उस हीट से ही तो पिघलता है। आवश्यकता से ज्यादा करंट आ गई तो हीट बन के पिघल जाता है। मतलब इसी को क्या कहा जाता है सर? करंट के फ्लो करने से हीट बनने को क्या कहते हैं? विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव
थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप बोल सकते हैं। फिर इसके बाद है सर क्वेश्चन नंबर 5, वाई शुड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बी वर्कड ऑन ओनली व्हेन इट इज प्रॉपरली अर्थ। इसने कहा भाई हमें बिजली के उपकरण का उपयोग तभी करना चाहिए जब वो अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिए गए हो। आपने देखा होगा बच्चे कई बार कि बिजली के जो आपके कोई भी वायर है, जैसे रेफ्रिजरेटर वगैरह है, मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनकी बॉडी मेटल की बनी होती है, जिनकी बॉडी बच्चे मेटल से बनी होती है, आप देखना कभी तो ये मेटल से जो बॉडी बनी होती है बच्चे, उनमें क्या होता है कि एक और तीसरा वायर होता है जो मेटेलिक बॉडी के साथ कनेक्ट करके और ग्राउंडेड कर दिया जाता है। अब वो हमारे जो फिटिंग करने के लिए आता है मैकेनिक, वो कर देता है सारी चीजें। तो ये ग्राउंड के साथ में एक वायर, मतलब आपके घर के अंदर जो भी इलेक्ट्रिसिटी का जितना भी कनेक्शन है ना बच्चे, उन सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट से एक वायर निकलता है। उस वायर को निकाल के और आप ये घर के ही किसी न किसी हिस्से में, किसी कोने में, उस वायर को ग्राउंड के साथ में टच कर दिया जाता है बच्चे, ग्राउंडेड कर दिया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है, आपसे ये पूछा है। क्योंकि भू संपर्क उपकरण विद्युत उपकरण को सुंदर बनाता है, क्योंकि जब वैद्युत लघुपथन होता है तब उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाती है। तो बच्चे यही सही आंसर होगा सेकंड वाला, कि भाई अगर अगर अर्थिंग है, अगर हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट की अर्थिंग है बच्चे, और मान लो कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह हो जाता है बच्चे, तो जो इलेक्ट्रिकल करंट है ना, जो विद्युत धारा बच्चे, वो डायरेक्टली क्या होगी सर, वो आपकी अर्थ के अंदर जाकर के न्यूट्रल हो जाएगी। मतलब हमारे कोई व्यक्ति जो उसके कांटेक्ट में, उसको भी नुकसान नहीं होगा और हमारा सर्किट भी नहीं चलेगा बच्चे। जितनी ओवरलोड होने के कारण जो भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो एकदम से हमारे वायर्स में हुआ बच्चे, वो सारी अर्थ में जाकर के न्यूट्रल हो जाएगी सर। इसके बाद छठा क्वेश्चन है बच्चे, 15 ओम, 20 ओम एंड 30 ओम के प्रतिरोध समानांतरबद्ध हैं तो परिणामी समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा बच्चे। यानी आपको ये रेजिस्टेंस दे रखे हैं बच्चे 3, और बोला इनको पैरेलल में हमने जोड़ा है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। देखो बच्चे, पैरेलल का मतलब है कि हमने एक रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस बोल सकते हो यहाँ लगा दिया, दूसरा ऐसे लगा दिया, तीसरा रेजिस्टेंस बच्चे हमने ऐसा लगा दिया। तो ये 15 ओम का है, ये 20 ओम का है, ये 30 ओम। आपसे पूछा बताओ टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो बच्चे जब भी पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाते हैं तो रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है सर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। एलसीएम कितना आएगा बच्चे 60, 15 चौके 60, 4 एकम 4, 20 तिया 60, 3 एकम 3, 30 दूनी 60, 2 एकम 2। यानी कि सर हमारे पास 1 बाय टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई 60 ऊपर, 4 और 3 7 और 2 9, है ना, 3 तिया 9, ये 3/20। लेकिन नहीं काट रखा ऑप्शन में, सारे बिना काटे हुए दे रखे हैं, तो हम भी नहीं काटते, ऐसा करते हैं, हम भी इसको नहीं काटते हैं, है ना, हम भी बिना काटे लिख देते हैं। तो बिना काटे हमारे पास में 1 बाय टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 9/60। लेकिन हमें तो रेजिस्टेंस की निकालनी है, तो क्या करते, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी 60/9। तो देख लो बच्चे कहाँ पे, ये रहा सर 60/9, डी आ जाएगा। सातवें क्वेश्चन पे आ जाइए बच्चे, इफ बल्ब आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड द पावर सडनली इंक्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग विल फ्यूज। इसने कहा भाई मान लो ये 15 वाट का, 60 वाट का, 25 वाट का, 40 वाट का ये बल्ब लगे हुए हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, और सीरीज में जुड़े हुए हैं सारे के सारे, और एकदम से शॉर्ट सर्किट हो गया, है ना, अचानक से पावर बढ़ गई बच्चे, एकदम से पावर आवश्यकता से ज्यादा बढ़ गई, तो बताओ पहले कौन सा फ्यूज होगा। याद रखिए बच्चे, सबसे पहले वो फ्यूज होगा जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, और रेजिस्टेंस उसकी ज्यादा होती है जिसकी पावर ज्यादा होती है। तो बच्चे 60 वोल्ट वाला सबसे पहले फ्यूज होगा आपका। फिर आठवें क्वेश्चन पे आ जाइए, 120 वोल्ट, वोल्ट का मतलब वी की वैल्यू है 120, यानी पोटेंशियल डिफरेंस। वाट मतलब पावर, पावर दे रखी है सर 60। विद्युत बल्ब में बहने वाली धारा यानी आई की वैल्यू आपसे पूछी है, और एक फॉर्मूला होता है बच्चे P इज इक्वल टू वी आई का फॉर्मूला आप जानते हो, पावर का फॉर्मूला होता है ऐसे। तो पावर दे रखी है 60, वी की वैल्यू 120, आई की वैल्यू निकालनी है। 120 आके अपोन में आएगा, डिवाइड करोगे 0.2 आ जाएगा बच्चे, और ये आई आपके पास में, तो आंसर आएगा 0.2 एम्पियर बच्चे। एक मिनट, सॉरी 0.5 एम्पियर।
60/120 अगर आप कट करोगे, डिवाइड करोगे तो 0.5, तो ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए बच्चे। ट्रांसफार्मर के किस भाग में सबसे अधिक गर्मी उत्पन्न होती है? देखिए ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है सर, बहुत सारे कॉपर या सिल्वर के या एल्यूमिनियम के तार होते हैं बच्चे, जो लपेटे हुए होते हैं सर एक किसी भी कोयल के चारों तरफ। उसको बोलते हैं बच्चे, क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं बाइंडिंग। मतलब जहाँ कॉपर के तार लपेटे होते हैं और कॉपर के तार के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है बच्चे, उसी इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से हम उसको इलेक्ट्रिसिटी को घटा या बढ़ा सकते हैं। तो बच्चे जो ट्रांसफार्मर का बाइंडिंग होता है ना, सबसे ज्यादा गर्म वही भाग होता है, क्योंकि वहीं से आपका मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ हीट का भी जनरेशन बच्चे वहां से होता है, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है सर। फिर इसके बाद है सर 10वां क्वेश्चन। डीसी की जगह एसी को क्यों यूज किया जाता है बच्चे? क्योंकि डीसी करंट को है ना, अगर आप जहां से भी उत्पन्न करते हो तो 2-4 किलोमीटर दूर तक ही भेज सकते हो बच्चे उसको, लेकिन एसी करंट को सर बहुत ही कम लॉस के साथ में लंबी दूरियों तक भेजा जा सकता है ट्रांसफार्मर की सहायता से। इसलिए बच्चे डी आंसर आ जाएगा। डी में आपको यही लिखा हुआ है कि लॉन्ग डिस्टेंस तक भेजा जा सकता है सर इसको। फिर क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए बच्चे। नाइक्रोम वायर का यूज किया जाता है हीटिंग एलिमेंट के रूप में, क्यों? भाई आपका इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक रोड है बच्चे आपके पास में, इलेक्ट्रिक आयरन है, जितनी भी चीजें हैं ना जो हीट प्रदान करने के लिए उपयोग की जाती है, उसमें नाइक्रोम का तार का यूज करते हैं बच्चे, क्योंकि नाइक्रोम के तार का रेजिस्टेंस ज्यादा है। और रेजिस्टेंस ज्यादा होने के साथ साथ एक और चीज है बच्चे, कि जैसे आयरन को आप छोड़ दो नमी के अंदर या कहीं पर भी बच्चे, तो रस्टिंग हो जाती है, उस पर जंग लग जाता है। लेकिन सर नाइक्रोम का जो तार होता है ना, वो गर्म होकर के लाल भी हो जाएगा, लेकिन बच्चे उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, मतलब उसके ऊपर जंग नहीं लगेगा बच्चे। दोनों ही कारण होते हैं। तो सर ये इसका सही ऑप्शन में कहाँ दे रखा है? डी वाला। 2 और 3 दोनों सही है बच्चे आपका। इसका एक तो रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, ज्यादा रेजिस्टेंस है तो हीट निकलती है, और हीट तो हमें चाहिए। और बच्चे गर्म होकर लाल हो जाने पर इसका ऑक्सीकरण आसानी से नहीं होता बच्चे, मतलब रस्टिंग के लिए तैयार नहीं होगा, खराब नहीं होगा आपका। फिर 12 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए बच्चे। ऑन व्हाट बेसिस डज द इलेक्ट्रिसिटी बिल कम टू द हाउस? यानी हमारे घर का जो बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो किस आधार पे आता है बच्चे? तो वो आता है सर यूनिट के आधार पे बच्चे। और याद रखें, एक यूनिट को, एक जो यूनिट होती है ना, जो बिजली वाले रीडिंग नोट करके लेके जाते हैं बच्चे, उसको 1 किलोवाट आवर कहा जाता है। 1 किलोवाट आवर मतलब अगर आपने 1 किलोवाट आवर एनर्जी को कंज्यूम किया है, तो उसको 1 यूनिट बोलते हैं बच्चे। इन्हीं के हिसाब से बिल आता है, प्रत्येक यूनिट के हिसाब से रेट फिक्स होता है बच्चे, फिर आपके घर पे बिल आता है सर। 13 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है सर? फ्यूज तार की रेटिंग निम्नलिखित में से व्यक्त की जाती है। मतलब फ्यूज का तार जो होता है बच्चे, वो किस हिसाब से आप लेकर के आते हो? वो लाते हैं सर एम्पियर के हिसाब से सर, ठीक है, एम्पियर के हिसाब से बच्चे। उसके ऊपर रेटिंग मतलब एम्पियर के हिसाब से मिलता है कि कितने एम्पियर का आपको चाहिए है, और डिपेंड करता है कि आपने कितने बड़े सर्किट के अंदर लगाना बच्चे वो। ठीक है सर। 14, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज मेजर्ड बाय। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट होती है बच्चे? एनर्जी की होती है सर। ऊर्जा के ध्यान रखना, जूल कैलोरी वो भी होती है बच्चे, लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी के एक यूनिट जो है आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होती है, ध्यान रखना आप। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चे आपको, द टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब विल बी मैक्सिमम व्हेन इट कलर इज। इसने कहा भाई जब हमारे बल्ब का जो फिलामेंट है ना, फिलामेंट मतलब वो हिस्सा जहां से प्रकाश उत्पन्न हो रहा है बच्चे, तो अगर जब सबसे ज्यादा गर्म होगा तो उसका रंग कैसा होगा बच्चे? तब होता है सर सफेद। याद रखना बच्चे, ठीक है। सफेद अगर आपको दिख रहा मतलब बहुत हाई टेम्परेचर है, इसको ध्यान रखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में बच्चे आपके पास, हिस्टेरेसिस क्या होता है? हिस्टेरेसिस क्या होता है बच्चे? ध्यान रखें। देखो भाई, हिस्टेरेसिस एक फिनोमिनन है बच्चे, एक घटना है। अभी मैं जो 5-7 क्वेश्चन कराऊंगा ना, इनका लेवल तो थोड़ा अलग होगा बच्चे, मतलब 10th लेवल तो नहीं होगा, एटलीस्ट ये समझ लो आप। कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो पेपर में रैंडमली आ जाती है। आपको बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज तो नहीं चाहिए इन सब के लिए, लेकिन भाई एक आधी बार मुश्किल करके दे देता है एग्जामिनर, ऐसे क्वेश्चन डाल देता है। तो हमें तो कंसेप्ट तो हमने पढ़े थे, उसमें से क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कंसेप्ट का कोई लेना देना ही नहीं होता, लेकिन रैंडमली आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो ऐसे ही क्वेश्चन मेरा भी करते हुए बनता, आपको मैं इस सेशन के अंदर ही करवा दूं। तो जैसे हिस्टेरेसिस है बच्चे, बहुत प्रैक्टिकल घटना है ये। नीट वीट के बच्चों के टॉपिक्स आते हैं इस प्रकार के, वैसे मैं आपको बता दूं, लेकिन तुम्हें रैंडमली पूछा जा सकता, तो तुम्हें उतना जरूर क्लियर करा दूंगा अभी 5-7 क्वेश्चनों के द्वारा, कि तुम्हारा पेपर में क्वेश्चन ना छूटे बच्चे, है ना। हिस्टेरेसिस क्या है बच्चे? देखो, अगर हमारे पास में कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है, कोई भी चुंबकीय पदार्थ है, उसके ऊपर अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, उसको ऊपर हमने बच्चे मैग्नेटिक फील्ड नहीं, सॉरी, अगर हमने कोई मैग्नेटिक मटेरियल है बच्चे,
कोई भी चुंबकीय पदार्थ है अपने पास, आयरन वगैरह जैसे होते, स्टील वगैरह होते, आपने करंट फ्लो करवाई बच्चे, तो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ। उस मैग्नेटिक फील्ड में उस मटेरियल को रख दोगे। जैसे मान लो, एक सपोज करो कि भाई ये मैंने ये एक है ना, एक मटेरियल ले लिया बच्चे मैंने, ये एक पदार्थ ले लिया मैंने, और इस पदार्थ को मैंने रख दिया मैग्नेटिक फील्ड में। इस पदार्थ को मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया बच्चे। मैंने मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करता गया, स्ट्रॉन्ग करता गया, स्ट्रॉन्ग करता गया। मतलब ये है कि सपोज करो बच्चे, ये एक वायर है, ऐसे सपोज कर लो, ये एक वायर है, एक तार है बच्चे। इस तार के अंदर मैंने थोड़ी सी करंट फ्लो करी, थोड़ी सी करंट फ्लो करी, तो क्या हुआ, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ। मैंने और करंट फ्लो करी और मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ। और यही मैंने बच्चे इसके पास में एक कोयल को रख दिया सर। यही मैंने प्यारे बच्चों इसके पास में एक कोयल को रख दिया, मतलब किसी भी मटेरियल को रख दिया, आयरन स्टील वगैरह को। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ बच्चे, ये भी क्या होगा, ये भी एक चुंबक बन गया। क्या बन गया सर, ये भी चुंबक बन गया, है ना। फिर मैंने और ज्यादा करंट दिया, और ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र बना, ये और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बन गया इसके अंदर, ये भी और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन गया। मतलब मैं करंट बढ़ा रहा हूँ, ये और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनता जा रहा है, और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनता जा रहा है बच्चे, यानी इस मटेरियल के अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई। अब मान लो मैंने करंट को वापस घटाते घटाते करंट को मैंने जीरो कर दिया। करंट को जीरो कर दोगे तो इसके अंदर भी तो मैग्नेटिक फील्ड था, मतलब ये चुंबक का काम कर रहा था, इसको भी तो क्या करना चाहिए बच्चे, इसको भी तो वो चुंबकीय क्षेत्र जीरो कर देना चाहिए। लेकिन बच्चे ये कुछ समय तक है ना, अब ये मैग्नेट का ही काम करेगा। मतलब आपने करंट तो जीरो कर दी यहाँ से, लेकिन जो आपके पास में मटेरियल रखा हुआ था ना, जो आपके मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैग्नेट बन गया था, उसका मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं हुआ, उसमें थोड़ी सी करंट, उसमें थोड़ा सा चुंबकीय क्षेत्र अब भी बचा हुआ है। तो अब आपको करंट को माइनस में अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करवाना पड़ेगा। अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करवाओगे तब इसका मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। तो बच्चे यही जो घटना है ना, इसको हिस्टेरेसिस कहा जाता है। मतलब मतलब ये कह दो सर कि करंट को जीरो करने के बाद भी चुंबकीय क्षेत्र जीरो ना हो, या चुंबकीय क्षेत्र को जीरो करने के लिए आपको करंट को माइनस में यानी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करवाना पड़े, तो यही घटना होती है, स्थैथिल्य बोला जाता है बच्चे इसको। ठीक है, तो ये होगा सर, किसी चुंबक की चुंबकन तीव्रता शनय शनय कम होते होते शून्य हो जाती है। तो यहां से आपको द मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ ए मैग्नेट ग्रेजुअली डिक्रीज टू जीरो, मतलब धीरे धीरे जीरो की तरफ इसकी मैग्नेटिक पावर होगी बच्चे। कब, जब करंट को अपोजिट डायरेक्शन में हम फ्लो करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चे, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्टेंस। मैग्नेटिक इंडक्टेंस यानी चुंबकीय प्रेरकत्व, जिसको बच्चे आपके द्वारा कहा जाएगा सर, इसकी यूनिट क्या होती है सर, इसकी इकाई क्या होती है। देखो भाई, मैग्नेटिक इंडक्टेंस का मतलब क्या है बच्चे, चुंबकीय प्रेरकत्व का मतलब क्या है बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एनर्जी को स्टोर करने की एक प्रॉपर्टी होती है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड के रूप में बच्चे, चुंबकीय क्षेत्र के रूप में, ऐसा कह सकता है एबिलिटी ऑफ ए इंडक्टर टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एनर्जी को स्टोर करने की जो टेंडेंसी होती है बच्चे, उसी को कहते हैं चुंबकीय प्रेरकत्व, मैग्नेटिक इंडक्टेंस कहते हैं सर। यानी मैग्नेटिक फील्ड को एनर्जी के रूप में स्टोर करने को, और इसकी यूनिट होती है बच्चे हेनरी। हेनरी इसका सही मात्रक होता है, ध्यान रखें। टेक्निकल चीजें मैंने पहले कहा था, 5-7 क्वेश्चन, तो आपको भी थोड़ा स्पेशल एफर्ट लगाना पड़ेगा चीजों को लर्न करने में। What effect does heating a magnet have on its magnetism? किसी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबकत्व पर क्या असर पड़ेगा बच्चे, तो चुंबकत्व उसका घट जाता है सर, डिक्रीज हो जाएगा प्यारे बच्चों, उसका चुंबकत्व डिक्रीज हो जाएगा सर, घट जाएगा। मतलब किसी चुंबक को गर्म करोगे तो मैग्नेटिक जो उसकी स्ट्रेंथ है वो घट जाती है। 19 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए बच्चे, मैग्नेटिज्म इज हाईएस्ट इन अ मैग्नेट। चुंबक में चुंबकत्व सर्वाधिक होता है बच्चे, कहाँ पर, उसके पोल्स पे सर, ध्रुवों पे, नॉर्थ और साउथ पोल पे मैक्सिमम होगा सर, ऑब्वियस सी बात है। फिर ऐसा द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक बच्चे क्या होता है, वो होता है सर वेबर। देखो बच्चे, ये मैग्नेट है, ये चुंबक है प्यारे बच्चों, चुंबक के चारों तरफ ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं सर।
ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं बच्चे। और ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं ना प्यारे बच्चों, इन्हीं की संख्या क्या होती है, चुंबकीय फ्लक्स होती है। यानी मैग्नेट के चारों तरफ जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है उनकी संख्या को मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं, और इसको वेबर में मापा जाता है बच्चे, ध्यान रखना है इस बात को। ठीक है, चलिए ये भी क्लियर हो गया आपको। फिर 21 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम मैग्नेटिज्म। कौन सा ऐसा मटेरियल है बच्चे जिसकी चुंबकशीलता सबसे ज्यादा होती है। चुंबकशीलता मतलब होता है, देखो अभी मैंने क्या कहा था कि आप मैग्नेटिक फील्ड में किसी मटेरियल को रखते हो तो वो स्वयं भी मैग्नेट बन जाता है, समझाया था ना हिस्टेरेसिस के अंदर मैंने। तो कुछ मटेरियल होते हैं जो थोड़े हल्के से मैग्नेट बनते हैं, कुछ होते हैं जिनको मैग्नेटिक फील्ड में रख दो तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनते हैं। तो बच्चे चुंबकशीलता का मतलब यही है कि किस हद तक मजबूत चुंबक बन सकते हैं वो। तो कौन से मटेरियल होते हैं ऐसे, फेरोमैग्नेटिक बच्चे, है ना। तो ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा इनकी चुंबकशीलता होती है, सर ध्यान रखें आप, यानी सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का बिहेव कर सकते हैं अगर आप इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो। 22 नंबर क्वेश्चन बच्चे आपको क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन बिकॉज सॉफ्ट आयरन कंटेन्स। जो विद्युत चुंबक होते हैं ना बच्चे, वो नर्म लोहे से बनाए जाते हैं, क्योंकि नर्म लोहे में क्या होता है सर, नर्म लोहे के अंदर बच्चे जो ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी का मतलब, ये अभी जो एक शब्द लिखा था ना बच्चे हमने, चुंबकशीलता, यानी चुंबकशीलता का मतलब अपने आप को एक मजबूत चुंबक बनाने की शक्ति, उसको इंग्लिश में ससेप्टिबिलिटी भी बोल सकते हो आप, ये ज्यादा होती है। फिर दूसरा बच्चे रिटेंशन कैपेसिटी भी इसकी क्या होती है, रिटेंशन कैपेसिटी भी कम होती है, यानी कि सर लंबे समय तक चुंबक का व्यवहार कर सकता है, ये लंबे समय तक बच्चे चुंबक का व्यवहार कर सकता है। इसलिए हम नर्म लोहे को ही क्या करते हैं सर, उसी से हम मैग्नेट बनाते हैं। वैसे तो देखो ये जो रिटेंशन कैपेसिटी है ना, प्रॉपर ये नीट जो बच्चे डॉक्टर बनने के लिए तैयारी करते हैं और आईआईटी करते हैं, प्रॉपर उनका कंसेप्ट है बच्चे। एक ग्राफ आता था बच्चे, हिस्टेरेसिस जो मैंने घटना बताई ना, देखो मैंने ना तो हिस्टेरेसिस आपको समझाया ना मैंने रिटेंशन कैपेसिटी समझाया बच्चे, लेकिन मुझे इतना पता है कि अभी निकट भविष्य में किसी पेपर के अंदर रैंडम क्वेश्चन, देखो कई बार ऐसा नहीं होता कि कोई क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है, एक आधा क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है, और हम क्या खोजते रहते हैं, हम सोचते रहे ये चैप्टर कहाँ से, ये आप कर भी नहीं सकते हो बच्चे, ध्यान रखें। ये हिस्टेरेसिस वगैरह ये ग्राफ है, पूरा का पूरा टेक्निकल बच्चों का खेल है, ये आप नहीं कर सकते। लेकिन क्या होता है कि कई बार कमीशन क्या कोशिश करेगा, एक आधा क्वेश्चन है ना बाहर से निकाल के रैंडमली देते हैं बच्चों को, चेक करते हैं उनकी 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 मानसिक क्षमता कितनी खराब होती है, कितनी टूटती है हमारे एक क्वेश्चन गलत देने से। बच्चे चेक करना है, इंस्पेक्टर सीजीएल तक की आप जॉब देने जाते हो तो एक आधा क्वेश्चन तो आपसे डाला जाएगा ऐसा, लेकिन बाकी के सारे क्वेश्चन सिलेबस से होते हैं। अब रैंडम क्वेश्चन के लिए आपको अलग से कंसेप्ट नहीं करने, क्योंकि कर भी नहीं पाओगे आप, अगर करने बैठ गए ना तो 2 चैप्टर मैथ के आप जितने दिन में करते हो उतने टाइम में एक कंसेप्ट होगा आपका आईआईटी पीएमटी लेवल का, और आए ना आए, आने के चांस तो 1% भी नहीं है। लेकिन बच्चे हमें अगर बाई चांस आ जाए तो हमें रटा रटाया आंसर उस हमारे सामने पहले से ही हो, इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन आपको 5-7 क्वेश्चन यहाँ पर मैंने डाले हैं। लेकिन मेन फैक्टर क्या है इस क्वेश्चन के लिए, अब विद्युत चुंबक बनाना है आपको बच्चे, अगर अगर आपको विद्युत चुंबक बनाना है तो इतनी बात तो आपको क्लियर हो कि सर उसकी चुंबकशीलता, ये बात तो आपको पता हो कि चुंबकशीलता मतलब चुंबक बनने की शक्ति, ये तो ज्यादा हो सर उसकी, ये ज्यादा होगी तभी तो हम विद्युत चुंबक उससे बना पाएंगे सर, नरम लोहे की ज्यादा होती है। एक्स्ट्रा में लो रिटेंशन कैपेसिटी भी लिखा हुआ, ये रिटेंशन कैपेसिटी भी लिखा हुआ है, तो रिटेंशन कैपेसिटी बस इतना ही लगा लो कि आपके शब्दों में लंबे समय तक चुंबक के रूप में काम करने की क्षमता बोला जाता है बच्चे। ठीक है सर, तो रैंडमली एक आधा क्वेश्चन ऐसा हम करते चलेंगे जो सिलेबस से तो बाहर का ही है, लेकिन बाई चांस किसी पेपर में से हमारे एग्जाम अभी जो भविष्य में होने वाला है तो वो कॉपी पेस्ट मार दे तो हम लगा दे बिना सोचे समझे। इफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मोलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस इज जीरो देन इट इज कॉल्ड। देखो बच्चे, मैग्नेटिक मोमेंट को आप सीधा सीधा आपके शब्दों में ऐसे समझो कि सर चुंबक बनने की शक्ति, चुंबक बनने की शक्ति बच्चे, दैट्स इट सर। वैसे कंसेप्ट टेक्निकल है, बहुत गहराई वाला कंसेप्ट है, जड़ है ये, मैग्नेट नाम के उस टॉपिक की टेक्निकल जड़ है ये, लेकिन आपको कैसे करना है वो बता रहा हूँ। आप मैग्नेटिक मोमेंट मतलब सर चुंबक बनने की शक्ति, अब जिस मटेरियल की चुंबक बनने की शक्ति जीरो है, मतलब जो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं हो सकता बच्चे, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा बच्चे हमारा प्रति चुंबकीय पदार्थ,
डाई मैग्नेटिक मटेरियल। तीन प्रकार के मटेरियल होते हैं बच्चे। डाई मैग्नेटिक का मतलब जो चुंबक से दूर भागते हैं। पैरामैग्नेटिक मतलब जो चुंबक की तरफ हल्के से दौड़ते हैं। फेरोमैग्नेटिक मतलब जो चुंबक की तरफ बहुत तेजी से दौड़ते हैं, उसको बोलते हैं बच्चे। तो प्रति चुंबकीय पदार्थ होंगे जिनकी ये पावर 0 होती है। टेस्ला किसकी इकाई होती है बच्चे? देखो अभी मैंने आपको कहा था मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है बच्चे? वेबर। अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स का सिंबल ये होता है फाई, उसके अपॉन में कर दोगे एरिया, मतलब हर यूनिट एरिया में कितना मैग्नेटिक फ्लक्स है, इकाई क्षेत्रफल में कितना चुंबकीय फ्लक्स है बच्चे, उसको अगर मेजर करोगे तो उसको मेजर करने के लिए टेस्ला का यूज होता है। और भाई किसी भी चुंबक है, ये चुंबक के चारों तरफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, चुंबकीय बल रेखाएं हैं बच्चे। ठीक है सर। अब यही चुंबकीय बल रेखाओं को मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हो। यूनिट एरिया में कितना मैग्नेटिक फ्लक्स है, यूनिट एरिया में इकाई क्षेत्रफल में कितनी चुंबकीय रेखाएं हैं बच्चे, उसको जब हम मापते हैं तो टेस्ला में मापते हैं, और उसको कहा क्या जाता है? यूनिट एरिया में जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बच्चे, उसको मैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है, चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है बच्चे। ये रहा। तो इसी चुंबकीय प्रेरण को मापने की यूनिट होती है टेस्ला। यानी टेस्ला बोल दो चाहे वेबर पर मीटर स्क्वायर बोल दो, एक ही बात है बच्चे दोनों को। रिले क्या होता है बच्चे? रिले कुछ नहीं होता सर, एक चुंबकीय प्रचलित स्विच होता है, मैग्नेटिकली ऑपरेटेड स्विच। मतलब आजकल जो बच्चे आपका इलेक्ट्रिकल स्विच आते हैं ना, स्विच है ना, आपको दरवाजा खोलना हो, डोर खोलना हो आपको, या कोई भी काम इलेक्ट्रिसिटी से करना हो बच्चे, सीधा बटन दबाया और वो काम हो गया। ये जो इलेक्ट्रिकल स्विच है ना बच्चे आपके, ऑटोमेटिक जो है, ये मैग्नेटिक फील्ड से ही काम करते हैं, उनको बच्चे रिले कहा जाता है हमारे द्वारा। ठीक है, तो ये बच्चे मैंने बता दिया। बहुत सारे कंसेप्ट मैंने समझाने के लिए आपको ऐसे शब्दों का उपयोग किया जो तुम्हारे लेवल पे, मतलब वनडे एग्जाम्स के लेवल पे आकर के मैंने समझाने की कोशिश करी है बच्चे। हालांकि उनका टेक्निकली जो तुम चीज अगर देखोगे ना, कुछ और ही है सर, चीजें कुछ और ही पर्पज हैं सर। लेकिन हमारा पर्पज जो है, हमें तो वो पूरा करना है सर। और उस पर्पज के लिए जैसे आपको चीजों को मैंने आपके शब्दों में कन्वर्ट करके बताया बच्चे, उम्मीद करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करी होगी। जिस बच्चे ने बहुत लंबे समय से पहले ही साइंस नहीं पढ़ी है, देखो उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता बच्चे, लेकिन हाँ 90% तो उसको भी हो जाएगा। बस एक आधा क्वेश्चन जो है ये थोड़ा लेवल बढ़ा के जो मैंने बताया आपको, एक्सपेक्टेड रैंडम क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में डाला जा सकता है, उसमें समस्या हो सकती है बच्चे, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी कि वो भी आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए बच्चे फिर मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद भाई।